आज हम सिंहासन बत्तीसी की तीसरी पुत्री चंद्रकला की कथा पढ़ते हैं। एक बार की बात है, पुरुषार्थ एवं भाग्य परस्पर इस बात पर झगड़ रहे थे कि उन दोनों में बड़ा कौन है। पुरुषार्थ कहता, बिना उद्यम किए किसी को कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। भाग्य ने विरोध में कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है मिलकर रहता है, वह परिश्रम करे अथवा ना करे। वे दोनों एक दूसरे की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार न थे। उनमें विवाद बढ़ा तो निर्णय के लिए वे दोनों देवराज इंद्र के दरबार में जा पहुंचे। देवराज इंद्र ने उन दोनों को अपना फैसला कराने के लिए महाराज धीराज विक्रमादित्य के पास भेज दिया। देवराज इंद्र का परामर्श मानकर दोनों ही मनुष्य वेश धारण करके महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में जा पहुंचे। दोनों ने अपनी बातें सुनाई। देवराज इंद्र के द्वारा उन्हें उनके पास भेजे जाने की बात बताई। उनकी बातों को सुनकर महाराजा विक्रमादित्य भी जल्दबाजी में कोई उत्तर नहीं देना चाहते थे। उन्होंने उन्हें 6 महीने का समय दे दिया। 6 महीने बाद ही कोई निर्णय सुनाने की बात कही। जैसे आपकी आज्ञा महाराज, यह कहकर पुरुषार्थ और भाग्य दोनों ही राजा को प्रणाम करके लौट आए। उनके जाने के पश्चात राजा ने दोनों की बातों के विषय में काफी सोचा, विचार विमर्श किया, लेकिन जब स्वयं ही वे कोई निर्णय न ले सके तो मन ही मन विचार किया कि इस समस्या का समाधान देश के नागरिकों के बीच घूम घूम कर निकालना चाहिए। दूसरे राज्यों व नगरों में भी वे भटकने लगे। अंत में उन्होंने सामान्य नागरिक के वेश में एक व्यापारी के यहाँ जाकर नौकरी मांग ली। व्यापारी ने उससे कहा, तुम्हारी क्या योग्यता है, तुम क्या कर सकते हो? राजा विक्रमादित्य ने बेधड़क उत्तर दिया, मैं हर वह कार्य कर सकता हूँ जिसे कोई दूसरा ना कर सके। उनकी इस योग्यता से प्रभावित होकर व्यापारी ने उन्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। कुछ दिन ही व्यतीत हुए थे कि व्यापारी समुद्री जहाज पर अपना सामान लादकर समुद्री मार्ग से दूसरे देशों में व्यापार को जाने के लिए तैयारी कर बैठा। अपने अन्य नौकरों के समान ही उसने विक्रमादित्य को भी अपने साथ रख लिया। संयोग कुछ ऐसा पड़ा कि जहाज ने जैसे ही समुद्र का किनारा छोड़ा, समुद्र में भीषण तूफान आ गया। जहाज पर सवार होकर लोग घबरा उठे। जहाज को शीघ्र एक टापू के किनारे सहारा मिल गया, जहां जहाज का लंगर डाल दिया गया। इस प्रकार समुद्री तूफान से जहाज और उसके सवारों की जान बच पाई। तूफान गुजर जाने के पश्चात जब जहाज का लंगर उठाए जाने का प्रयास किया गया, लेकिन लंगर ना जाने किस चीज में जाकर अटक गया था। अनेक लोगों ने मिलकर प्रयास किया, लंगर उठ ना सका। अंत में जब सभी हार गए तो व्यापारी को विक्रमादित्य का स्मरण हो आया, जिसे इस शर्त पर नौकर रखा गया था कि जिस काम को कोई ना कर सके वह काम वह कर देगा। विक्रमादित्य से व्यापारी ने कहा, जरा जहाज का लंगर तो देखो, क्यों नहीं उठ पा रहा है। यह सुनते ही विक्रमादित्य पानी में उतर गई और लंगर उठाया तो आसानी से उठता चला गया। लंगर उठते ही जहाज आगे बढ़ा तो कुछ इस तेजी से आगे बढ़ा कि विक्रमादित्य को किनारे पर अकेला छोड़कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। विक्रमादित्य की ओर किसी ने ध्यान न दिया। अकेले रह गए विक्रमादित्य ने सोचा कि द्वीप को अंदर से घूम फिर कर देखना चाहिए। वे द्वीप में कदम रखकर आगे बढ़ते चले गए। काफी आगे निकल जाने के पश्चात उन्हें दूर एक नगर के चिन्ह दिखाई दिए। वे उस नगर के द्वार पर जा पहुंचे। उनकी दृष्टि दरवाजे पर टंगी एक तख्ती पर पड़ी, जिस पर लिखा था, यहाँ की राजकुमारी का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ होगा। यह सूचना पढ़कर विक्रमादित्य चकरा गए। फिर यह सोचकर कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, वे आगे बढ़ते चले गए। अंत में वह महल में जा पहुंचे। वे जिस समय महल में पहुंचे, उस नगर की राजकुमारी की निगाह उन पर पड़ी। अपने महल में अनजान और अपरिचित व्यक्ति को अचानक सामने पाकर उसने रोबीले स्वर में पूछा, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो तुम? महल में घुसते हुए किसी ने रोका टोका नहीं। मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। नगर के द्वार पर टंगी अपने नाम की सूचना पढ़कर मैं यहाँ तक आ गया। मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं मिला। उसका परिचय पाकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई और उसने उनसे विवाह कर लिया। राजकुमारी के साथ रहते हुए विक्रमादित्य वहां के राजकाज में हाथ बटाने लगे। फिर उन्हें अपने नगर की याद आई। उन्होंने राजकुमारी से जाने की आज्ञा ली। राजकुमारी का वह राज्य भी विक्रमादित्य के अधिकार में आ चुका था। राज्य से उन्होंने एक शानदार घोड़ा अपनी सवारी के लिए चुना।
कुछ सेवकों के साथ वे अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। वह समुद्री द्वीप एक ओर से भूमि मार्ग से लगा हुआ था। सेवकों के दिशा निर्देश पर वे आगे बढ़ते रहे। मार्ग में विश्राम करने के लिए वे एक नदी के तट पर ठहरे। वहीं उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई। दोनों में कुछ देर वार्तालाप चला। विक्रमादित्य का परिचय पाकर तथा उनके विनम्रशील व्यवहार से प्रसन्न होकर चलते वक्त उसने विक्रमादित्य को 2 चीजें दी। उनमें एक थी फूलों की माला और दूसरी थी एक छड़ी। सन्यासी ने उन्हें दोनों चीजों की विशेषता बताई। राजन, इस माला में यह गुण है, जो भी इसे पहनेगा उसका प्रत्येक कार्य सिद्ध होगा। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसको पहनने वाला सबको देख सकेगा, किंतु उसे कोई नहीं देख पाएगा। इस छड़ी का चमत्कार यह है कि रात को सोने से पूर्व इससे जो भी आभूषण मांगोगे वह आभूषण तुरंत उपस्थित हो जाएगा। सन्यासी का राजा ने आभार व्यक्त किया और दोनों चीजें सादर ग्रहण करके विदा लेकर आगे को प्रस्थान किया। वहां 2 व्यक्ति राजा विक्रमादित्य से मिले। उन्होंने राजा को पहचान लिया। दोनों हाथ जोड़कर राजा विक्रमादित्य के सामने उपस्थित हुए और दीनता पूर्वक कहने लगे, अन्नदाता, हम दोनों आपके राज्य के सेवक हैं। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और यह मेरा साथी भाट है। हम दोनों काफी समय से इस उद्यान की देखभाल इस आशा से कर रहे हैं कि कभी तो हमारे राजा की कृपा दृष्टि हम पर होगी और हमें कोई पारितोषिक मिलेगा। हम अपना जीवन निर्धनता में गुजार रहे हैं। कृपया हमें कुछ दे जिससे हमारी निर्धनता दूर हो सके। राजा विक्रमादित्य को उन दोनों पर बहुत दया आई। वे उन्हें कुछ न देते, यह संभव न था। उनकी दानवीरता पर कलंक लगता। वे अपने राज्य से कुछ लेकर चले न थे और रानी के राज्य से कुछ लेकर चलना अपनी शान के विरुद्ध समझते थे। ऐसे समय में उन्हें सन्यासी द्वारा दी गई दोनों चीजें याद आ गईं। उन्होंने गले से माला उतारी और भाट को दान कर दी। इसी प्रकार उन्होंने छड़ी ब्राह्मण को देकर उन दोनों वस्तुओं की विशेषताएं बता दी। उन्होंने अपने दरबार में पहुंचकर राजकाज संभाल लिया। कुछ समय बाद पुरुषार्थ और भाग्य 6 महीने की अवधि पूरी होने के पश्चात उनके सम्मुख निर्णय सुनने के लिए उपस्थित हुए। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना निर्णय सुनाया। इस दुनिया में बिना पुरुषार्थ किए कोई भी कार्य संभव नहीं है, मगर यह भी अटल सत्य है कि मिलता उतना ही है जितना जिसके भाग्य में होता है। इस प्रकार भाग्य एवं पुरुषार्थ परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने दोनों को संतुष्ट करने हेतु सन्यासी द्वारा भाग्य से प्राप्त की गई माला एवं छड़ी का उदाहरण देते हुए बताया कि भाट और ब्राह्मण किस प्रकार अपने पुरुषार्थ के बल पर उन दोनों चीजों को ले गए। राजा विक्रमादित्य का निर्णय सुनकर भाग्य एवं पुरुषार्थ खुश होकर लौट गए। यह कहानी सुनाकर पुतली ने कहा, हे राजा भोज, यदि तुम में महाराजा विक्रमादित्य जैसी दानवीरता और बुद्धिमत्ता है तो इस सिंहासन पर बैठो, अन्यथा वापस लौट जाओ। यह कहकर पुतली सिंहासन के जिस स्थान से प्रकट हुई थी वहीं वापस लौट गई। राजा भोज भी निरतर होकर महल वापस लौट आए। जैसे ही राजा भोज ने चौथे दिन सिंहासन की तरफ कदम बढ़ाना चाहा तो चौथी पुतली काम कंदला ने आगे बढ़कर राजा का मार्ग रोक लिया। उसने सिंहासन और राजा के मध्य एक अवरोधक बनकर कथा प्रसंग आरंभ कर दी।